हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और पढ़ने में भी मन लग रहा होगा। देखा जाए आज हम लोग आधुनिक भारत के अगले सीरीज जो गवर्नर जनरल का सीरीज चल रहा है उसमें हाजिर हैं। कल हम लोगों ने देखा था, कल यानी इसके पहले के क्लास में जो हम लोगों ने देखा था गवर्नर जनरल। आज हम लोग देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो एक बार पीछे के चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर तथा गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से गवर्नर थे एक बार रिकॉल कर लेंगे जल्दी से। पहला गवर्नर बंगाल का बनकर आया था क्लाइव। प्लासी का युद्ध होता है, उसका क्या रहता है, वह विजय यानी उसका नायक होता है क्लाइव के बाद अगला आता है हॉलवेल, जिसके समय 20 जून 1756 को ब्लैक होल का घटना होता है। वह काफ़ी प्रसिद्ध रहता है। 1760 ईस्वी में हॉलवेल को वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है। हॉलवेल के बाद वेंसीटर्ट आता है। वेंसीटर्ट का शासनकाल 1760 से 1765 होता है, जिसमें बक्सर का युद्ध होता है। उस बक्सर के युद्ध में सेना का नेतृत्व मुनरो के द्वारा किया जाता है और गवर्नर जनरल वेंसीटर्ट होता है। वेंसीटर्ट के बाद वेरेलस्ट आते हैं, जिनका शासनकाल 1765 से 1767 रहता है। नहीं, 1767 से 1769 रहता है वेरेलस्ट का। वेरेलस्ट के बाद आते हैं कर्टियर, जिनका शासनकाल 1769 से 1772 ईस्वी रहता है। कर्टियर के बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1772 से 1785 रहता है। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कर्नवालिस आते हैं, जिनका शासनकाल 1786 से 93 रहता है। कर्नवालिस के बाद जो अगले आते हैं वह होते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का शासनकाल होता है 1793 से 1798। सर जॉन शोर के बाद जो अगले आते हैं वह होते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका शासनकाल 1798 से 1805 रहता है। जो लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि है वो आप लोग जानते ही होंगे। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आते हैं सर जॉर्ज बार्ले, जिनका शासनकाल रहता है 1805 रहता है। जॉर्ज बार्ले का शासनकाल जो काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहते हैं। जॉर्ज बार्ले के बाद आता है लॉर्ड मिंटो, जिनका शासनकाल 1805 से 1813 होता है। लॉर्ड मिंटो के बाद आता है जो अंतिम होते हैं, कौन होते हैं, लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका शासनकाल 1813 से 23 होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने गवर्नर तथा गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनके क्रम को देखा। आज हम लोग देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, कौन कौन से भारत के गवर्नर जनरल आए तथा उनके कार्यकाल में कौन कौन से घटनाएं हुए, उन सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे हम लोग। देखा जाए भारत के जो पहले गवर्नर हुए लॉर्ड विलियम बेटिंग हुए, जिनका शासनकाल 1828 से 1835 रहा। लॉर्ड विलियम बेटिंग को पहले मद्रास का गवर्नर जनरल, यानी जो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे वह क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर इनके इतिहास की बात की जाए लॉर्ड विलियम बेटिंग के, तो इनको सबसे पहले 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसके बाद इनको 1828 ईस्वी में क्या किया गया, इनको गवर्नर जनरल बंगाल का नियुक्त किया गया। फिर 1833 के एक्ट के तहत इनको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो इस तरह से इनका इतिहास था। तो हम लोगों ने देखा कि पहले इनको 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में क्या हो गया, सती प्रथा का अंत किया गया। तो यहाँ पर तो 1829 और 30 लिखा हुआ है। आप लोग सोच रहे हो कि सर हम लोगों ने 1829 पढ़ा है, ये 30 क्यों। तो देखा जाए सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में 1829 में बंगाल में होता है। लेकिन 1830 ईस्वी में मद्रास और मुंबई जो दो अन्य प्रेसिडेंसी थे वहाँ से भी यह क्या कर दिया जाता, खत्म कर दिया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे 30 में मद्रास और मुंबई से भी इसको पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद ठगी प्रथा का अंत, इस ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में किया जाता है। इसका जो नेतृत्व करता थे वो कर्नल स्लीमैन थे। तो इससे क्वेश्चंस पूछता है कि सती प्रथा का अंत किनके द्वारा किया गया। जो नेतृत्व करता थे कर्नल स्लीमैन थे। अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएंगे। जिस तरह इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था
पिंडारियों का दमन किनके शासनकाल में होता है? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तो यहाँ पर ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में 1830 में होता है, कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में। अगला है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया। 1835 ईस्वी में क्या किया जाता है? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे कि किस समय से जो अंग्रेजी है उसको शिक्षा में क्या किया गया, उसको महत्वपूर्ण अंग दिया गया, महत्वपूर्ण भाग उसको दिया गया। कौन? अंग्रेजी को। तो 1835 का था, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में। उसके बाद सरकारी सेवाओं में भेदभाव, जो सरकारी सेवा में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर क्या किया जाता था, जो भेदभाव किया जाता था, उसको क्या कर दिया गया? लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में इस तरह के धर्म, जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण देखा। कौन देखा? पहला हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग को क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में ठगी प्रथा का अंत किया गया। कब? 1830 ईस्वी में। उसके बाद क्या किया गया? सती प्रथा को भी अंत किया गया और उसके बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिंग के बाद जो अगले गवर्नर जनरल भारत के आते हैं वह चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं। यह 1835 से 36 में रहते हैं। इनके कार्यकाल में क्या होता है? समाचार पत्र पर क्या होता था? पहले समाचार पत्रों को छापने के लिए बहुत सारे नियम कानून से भारतीयों को गुजरना पड़ता था। उनको सेंसर बोर्ड से गुजरना पड़ता था। कभी कभी पत्रिकाओं में समाचार को छापने के लिए उनको उनके सामने प्रस्तुत करना होता था, दिखाना होता था, उसके बाद ही उसमें वो छाप सकते हैं। हालांकि बोला जाता है जो समाचार पत्रों पर जो इस तरह के क्या थे नियम कानून थे, जो कठोर उस पर नियम थे, उसको हटाने की प्रक्रिया लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में ही प्रयास किया गया था। लेकिन चार्ल्स मेटकॉफ के शासनकाल में आते ही समाचार पत्रों पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध को हटा दिया गया। इस तरह से चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ जिसका शासनकाल 1835 से 36 होता है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड जिनका शासनकाल 1836 से 1842 होता है। लॉर्ड ऑकलैंड, इनको बोला जाता है जीटी रोड का नामकरण। ये क्या था? देखा जाए शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया एक शेर शाह सूरी मार्ग था। इस मार्ग को क्या किया गया? जीटी रोड नामकरण यही लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दिया जाता है। तो जीटी रोड का नामकरण जो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था वह कौन नामकरण करते हैं? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इस शेर शाह सूरी मार्ग को जीटी रोड का नामकरण किया जाता है। अभी वर्तमान में NH1 और NH2 को इसमें शामिल है, यानी ये दोनों NH1 और NH2 है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड ऑकलैंड क्या होता है? उनके शासनकाल में जीटी रोड का निर्माण किया जाता है। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बाद जो अगले चौथे शासक होते हैं गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड एलनबरो। इनका शासनकाल 1842 से 44 में होता है। लॉर्ड एलनबरो, इनके शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण घटना होता है। क्या होता है? पहला होता है सिंध प्रांतों का विलय कर लिया जाता 1843 में। यह सिंध प्रांत कहाँ थे? पाकिस्तान के क्षेत्र में थे। उसको क्या कर लिया जाता है? भारत में विलय कर लिया जाता। और दूसरा दास प्रथा का अंत किया जाता 1843 ईस्वी में। तो इस तरह से 2 महत्वपूर्ण घटना, पहला सिंध का विलय और दूसरा क्या होता है? दास प्रथा का अंत हो जाता। उसके बाद क्या होता है? अब एक हम लोग देखेंगे लॉर्ड एलनबरो के बाद अगला जो शासक आए गवर्नर जनरल आए भारत के लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1844 से 1848 था। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या होता है? इसके शासनकाल में होता है नरवली प्रथा का दमन किया जाता है। इस तरह से इनके शासनकाल में एक होता है नरवली प्रथा का अंत। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के बाद जो अगले शासक आते हैं लॉर्ड डलहौजी आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी जिनका शासनकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहता है।
इनके शासनकाल में कौन कौन से घटनाएं हुए? पहला, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया व्यक्तिगत का सिद्धांत, जो हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा किए हैं 1857 की क्रांति में, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें व्यक्तिगत के सिद्धांत पर लॉर्ड डलहौजी बहुत सारे क्षेत्र को अपने अंडर में लेता। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, वह क्या किया गया? लागू किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इस नीति के तहत कौन कौन से क्षेत्र को वह अपने क्षेत्र में मिलाता है ब्रिटिश, उन क्षेत्रों को ध्यान में रखेंगे। पहला है सतारा, जो 1848 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद जैतपुर को, जो 1849 ईस्वी में ब्रिटिश अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद जैतपुर के बाद संभलपुर 1849 में, उसके बाद संभलपुर के बाद उदयपुर 1852 ईस्वी में। यह राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, यह एमपी वाला उदयपुर है, तो ध्यान देंगे, रखेंगे। उसके बाद झांसी को 1853 में, उसके बाद नागपुर को 1854 में, उसके बाद अवध को 1856 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किन किन क्षेत्रों को वह अपने अधीन कर लेता है। पहला सतारा को, सतारा कब? 1848 में। उसके बाद पूर्व वाले तीन, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, उसके बाद नागपुर, उसके पहले झांसी और अवध, इन सभी क्षेत्रों को क्या कर लेता है? वह अपने क्षेत्र में विलय कर लेता है। उसके बाद देखा जाए, इस लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तोपखाना कहाँ उसको व्यवस्थित किया जाता है? मेरठ में। यह वही मेरठ है जहाँ पे 1857 के क्रांतिकारी क्या करते हैं? इस शस्त्रागार को लूटते हैं और भारतीय कैदियों को छुड़ाकर वहाँ से आंदोलन को स्टार्ट भी करते हैं। उसके बाद अगला है सेना का मुख्य कार्यालय, वह शिमला क्या करता है? शिमला स्थापित करता है। जो सेना का कार्यालय रहता है लॉर्ड डलहौजी, वह शिमला में स्थापित करता है और वह अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी को भी शिमला में बनाता है। तो ध्यान में रखेंगे, सेना का मुख्यालय वह शिमला में बनाता है तथा अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी भी लॉर्ड डलहौजी शिमला में बनाता है। उसके बाद कौन सी घटनाएं हुई? 1853 में रेल का प्रारंभ, यानी इसके शासनकाल में 3-4 क्या हुए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी नवीनीकरण लाया गया। क्या क्या था वो चीज़? पहला था कि 1853 में रेल सेवा का प्रारंभ। आप लोग को पता होगा कि रेल सेवा का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में किया जाता है। यह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की पहली रेल लाइन चलाई जाती है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1854 ईस्वी में डाक टिकट का प्रचलन किया जाता है, यानी 1854 में डाक व्यवस्था का भी प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद एक और था, प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच चलाया जाता है। बोला जाता है यह जो तार व्यवस्था था 1857 के क्रांतिकारियों के लिए एक क्या था? फांसी के फंदा के समान काम किया था। वो क्रांतिकारियों का कहना था कि यह जो तार सेवा है यह क्या किया था? वहाँ के क्रांतिकारियों के लिए फांसी के फंदा के समान काम किया था, क्योंकि 1857 के क्रांति को रोकने में इस तार सेवा का अहम भूमिका था। तो ध्यान में रखेंगे, ये 3 उनके द्वारा जो लाए गए। पहला 1853 में रेल सेवा, 1854 में डाक व्यवस्था, 1854 में तार सेवा, जो कलकत्ता से आगरा के बीच में तार सेवा प्रारंभ की गई थी, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच, यानी 1854 में एक वुड डिस्पैच का रिपोर्ट आता है, जिसमें क्या की जाती है? विश्वविद्यालय से शिक्षा की बात की जाती है, यानी इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की सुधार की नीतियों से बात किया जाता है। कौन? 1854 का वुड डिस्पैच। तो ध्यान में रखेंगे, जो 1854 का वुड डिस्पैच आया था वह विश्वविद्यालय में शिक्षा से संबंधित डिस्पैच था। उसके बाद 3 अन्य घटना क्या क्या हुआ? 1850 में सिक्किम को विलय कर लिया गया, यानी इस नीति के अलावा वह क्या किया? विलय नीति के आधार पर कुछ प्रांतों को अपने सीमा में मिला लेता। कौन? ब्रिटिशर्स। उस ब्रिटिशर्स में कौन? लॉर्ड डलहौजी। 1850 में वह सिक्किम को विलय कर लेता है और 1852 में पंजाब को विलय, जो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। कब? आंग्ल सिख युद्ध आप लोग पढ़े होंगे 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत क्या किया जाता है? उसके बाद पंजाब को अपने
क्षेत्र में क्या करते हैं, लॉर्ड डलहौजी विलय कर लेते हैं। उसके बाद 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जिसके तहत वह बर्मा को क्या कर लिया जाता है, अपने क्षेत्र में विलय कर लेता है। फिर यही बर्मा 1935 के अधिनियम के तहत उसको भारत से आज़ाद कर दिया जाता है, यानी भारत से उसको अलग कर दिया जाता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। लॉर्ड डलहौजी, पहला हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड डलहौजी वह व्यक्तिगत का सिद्धांत हड़प नीति लाता है, जिसके तहत वह कौन कौन से क्षेत्रों को अपने अंडर में लेता है। पहला सतारा को लेता है, फिर उदयपुर को लेता है, फिर उदयपुर से पहले जैतपुर को लेता है, फिर संबलपुर को लेता है, फिर उदयपुर को लेता है, फिर झांसी को लेता है, फिर नागपुर को लेता है, और एक बच गया अवध को लेता है। तो इस तरह से वह इस आंतरिक क्षेत्र को क्या करता है, वह अपने अंडर में लेता है। उसके बाद क्या क्या होता है इसके शासनकाल में, तोपखाना जो मेरठ में स्थापित किया जाता है। उसके बाद यह सेना का मुख्यालय मेरठ में स्थापित करता है तथा अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी भी वहां बनाता है। उसके बाद 1853 में इसके द्वारा रेल सेवा विकसित की जाती है, जो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 में की जाती है। उसके बाद 1854 में डाक टिकट का भी व्यवस्था किया जाता है, लागू किया जाता है। उसके बाद इसी 1854 में तार सेवा जो कलकत्ता से आगरा के बीच चलाया जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1854 का वुड डिस्पैच आता है, जिसमें विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा संबंधी बात की जाती है। उसके बाद तीन और महत्वपूर्ण, 1850 में वो क्या करता है, सिक्किम का विलय कर लेता है। उसके बाद 1852 में पंजाब को, जो द्वितीय आंग्ल पंजाब सिख युद्ध होता है, उसके तहत पंजाब को अपने क्षेत्र में विलय कर लेता है। उसके बाद 1852 में क्या होता है, आंग्ल बर्मा युद्ध के द्वारा बर्मा को अपने अधीन में ले लेता है। अब हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बाद जो अगले देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। ये कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी के बाद जो अगले शासक आए वह लॉर्ड कैनिंग हुए। इनका शासनकाल 1856 से 1862 रहा, तो ध्यान में रखेंगे। जब लॉर्ड कैनिंग अगले पद पर, अगले गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं, तो वह अपने परिस्थितियों को बहुत हद तक चेंज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो तरह तरह की नीतियां अपनाई गई थी, जिस तरह से भारतीय जनता का शोषण किया गया था, उससे क्या हो गया, भारतीय जनता में एक काफ़ी विरोध का भावना हुआ, और जिसका परिणाम 1857 के क्रांति, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, वैसे भयानक एक क्या करना पड़ा, आंदोलन से सामना करना पड़ा। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट यहाँ देख लेंगे। इनको अंतिम गवर्नर बोला जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। इनका शासनकाल 1856 से 62 रहा है, क्योंकि यही लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं, वह बाद में क्या हो जाते हैं, 1857 के क्रांति के बाद वायसराय नियुक्त होते हैं। क्योंकि 1857 के जब क्रांति होता है, तब क्या क्या था, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, कंपनी के शासन को समाप्त कर यह शासन ब्रिटिश के क्राउन को सौंप दिया जाता है, यानी अब इसका नियंत्रण ब्रिटिश के राजा के पास चला जाता है। तो यह जो अंतिम गवर्नर थे, यही प्रथम वायसराय भी होते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद 1857 के क्रांति के समय यह गवर्नर जनरल थे। यह भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है कि 1857 के क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और प्रथम वायसराय भी थे। तो इसमें और भी 2-3 पॉइंट हैं, जो आगे जब हम लोग वायसराय का क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ इनके जो 2-3 पॉइंट और हो उसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल के बारे में देखा, जो 7 गवर्नर जनरल आए, विस्तार से उनका अध्ययन किया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट किए। पहला वारेन लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग आता है पहले। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिंग के बाद कौन आते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ, जो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, जो जीटी रोड का नामकरण करते हैं। फिर लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलनबरो आते हैं, जिनके शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं 1843 की। पहला क्या क्या था, सिंध प्रांत का विलय किया जाता है। उसके बाद क्या क्या था, 1843 में जो दास प्रथा रहा था उसको समाप्त किया था। फिर लॉर्ड एलनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग, जो हार्ड काम करते हैं, क्या करते हैं, नरबली प्रथा को समाप्त करते हैं, दमन करते हैं। फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो उससे भी हार्ड काम करते हैं, जो हमें देखने को मिला है। क्या करते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत वह अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं।
और लॉर्ड डलहौजी के बाद जो अंतिम आते हैं लॉर्ड कैनिंग आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसे ज़रूर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास वायसराय की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।